Hello students, welcome to your own chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. So, हमारा आज का जो टॉपिक है that is एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मास. हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जितने भी एलिमेंट्स आप लोग पढ़ते हो अपनी बुक के अंदर, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, हीलियम एटॉमिक मास 4, तो नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14. 10th तक आप इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या क्या हैं आपने पढ़े हैं. ठीक है. अब ये एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें कैसे पता चलता है इसका जो एटॉमिक मास है वो 14 आ गया, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए अब यहां किसकी मेजरमेंट हो रही है, मास ऑफ एटम्स मींस एटॉमिक मास. तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए. हम दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो हम बोलते हैं 1 मीटर क्लॉथ दे दीजिए. तो वो उन लोगों ने आपने देखा होगा एक रॉड सी रखी होती है और उसकी लेंथ रहती है 39 इंचेस मींस 1 मीटर. तो 1 मीटर इक्वल टू 39 इंचेस. तो वो उससे आपने देखा होगा ऐसे करके नापेंगे और काट के आपको दे देंगे. तो दैट इज 1 मीटर. इट इज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग दैट क्लॉथ. किलोग्राम, आप कोई मास वाली आइटम लेते हो, मार्केट में दाल खरीदते हो या चीनी खरीदते हो, तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंसेस हैं, उसमें डिजिटल आ जाता है. लेकिन अगर आप अभी भी कुछ जगहों पे दूसरी वाले तराजू देखते होंगे तो उसमें एक साइड वो वेट रखते हैं, उसके ऊपर आयरन का वेट होता है, प्रिंटेड रहता है 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 5 केजी ऊपर लिखा होता है. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ आयरन, लोहे का बना होता है. तो दूसरी साइड एक तराजू में वो क्या रखते हैं, वेट मींस अब वो स्टैंडर्ड है. वो जो एक स्टोन लोहे का बना हुआ जो उन्होंने एक वेट इधर रखा 1 केजी, दूसरी साइड फिर वो धीरे धीरे करके सामान डालते रहते हैं, है ना. और वो जब दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं तो मींस जितना सामान आपको चाहिए था 1 केजी 2 केजी वो आपको दे दिया. आपने चाहे पोटैटोज ही खरीदे, आपने आलू ही खरीदे, लेकिन आलूओं को किसके साथ कंपेयर किया, उस वेट के साथ जो आपके तराजू के दूसरे पलड़े में था. तो इट मींस रिलेटिव मास. उसने आलू ऐसे ही उठा के नहीं दे दिए कि दिस इज 1 किलोग्राम, उनको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया. ओके. अब एटॉमिक मास के लिए वहां पे भी तो कोई स्टैंडर्ड चाहिए ना, कि किसके साथ कंपेयर करेंगे. तो उस स्टैंडर्ड को निकालने के लिए हम किस टर्म को यूज करते हैं, दैट इज रिलेटिव मास. और रिलेटिव मास होता है 1 एटॉमिक यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट. तो वो यूनिट कैसे आती है, व्हाट इज रिलेटिव मास. मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव मास. कैसे, इट कुड बी डन बाय फिक्सिंग सम स्टैंडर्ड ऑफ मास. हमें कोई ना कोई मास का स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा एंड देन कंपेयरिंग द मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट रिलेटिव टू इट. हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए पहले, उस स्टैंडर्ड के साथ फिर हम किसी भी जिस एटम का जिस एलिमेंट का आप मास पता करना चाहते हो आप उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे. और जो मास हम निकालेंगे कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट. ओके. इन द बिगनिंग जब ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं थी तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन. और आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं हम, 1. तो इट वाज टेकन एज अ स्टैंडर्ड कि हमने जैसे जरा यहां पे फोकस करना, ये मान लीजिए कि आपने देखे हैं तराजू ऐसे ही होते हैं ना. ठीक है. तो इधर दूसरी साइड, ओके. तो यहां सेंटर से हम इसको उठाते हैं कि दोनों पलड़े बराबर हो जाएं. तो इस तरफ हमने रख दिया, मान लो इस पलड़े में रखी हमने हाइड्रोजन. ठीक है. और इसके स्टैंडर्ड में अब दूसरी एटम, मान लो कि मुझे नाइट्रोजन को देखना है, नाइट्रोजन का मास कितना है, तो इस पलड़े में मैंने रख दी नाइट्रोजन. लेकिन ये तो आपको पता है ना कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 14. इसका मतलब इस तराजू में कितने हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे मुझे, 14, क्योंकि स्टैंडर्ड कितना है 1 और ये कितने यूनिट्स हैं, 14 यूनिट्स. तो हाइड्रोजन के 14 यूनिट मैं इधर रखूंगी तब जाके वो नाइट्रोजन के बराबर आएगा.
दिस इज द मीनिंग ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ स्टैंडर्ड। तो यहां पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मैंने कंपेयर किया कि एक नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14 हाइड्रोजन लगाने पड़े। अब अगर मैं नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन ले लेती हूं तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो यहां फिर मुझे कितने हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे 16। तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना वेइंग बैलेंस में वो अलग अलग वेट्स रहते हैं, शॉप्स के ऊपर आपने देखे होंगे 250 ग्राम का भी होता है, 100 ग्राम्स का भी होता है। तो उसी तरीके से दिस स्टैंडर्ड इज ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन इधर रखना पड़ा, दैट वाज 16। मतलब ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन अगर 1 है तो ऑक्सीजन कितनी आ गई 16, क्योंकि इस 16 को बैलेंस करने के लिए मुझे 16 हाइड्रोजन यहां पे रखने पड़े। एंड नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव मास का मतलब क्या है। हमने सेट कर दिया हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड। ओके, तो सबसे पहले आप यहां फोकस करिए। सबसे पहला स्टैंडर्ड था हाइड्रोजन स्टैंडर्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट। अब जिस एलिमेंट का रिलेटिव मास आप निकालना चाहते हैं वो किसके बराबर होगा, उसी एलिमेंट की एक एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि विद रिलेटिव टू हाइड्रोजन ही निकालेंगे ना, तो वो इसके बराबर होगा। अब देखो मान लीजिए कि यहां हम ऑक्सीजन का, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए फॉर्मूला सेम जो ऊपर लिखा है, रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना आया 16 और उसको किसके रिलेटिव शो किया हमने, हाइड्रोजन। तो कितना आंसर आया, रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 16 एटॉमिक मास यूनिट्स। इसका मतलब ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स, देखो 16:1, 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। ठीक है। अब लेटर ऑन जब डिस्कवरीज आगे बढ़ी तो आपको पता है हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप और डिस्कवर हो गए। आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, 1H2 एंड 1H3, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। आप पढ़ चुके हो आइसोटॉप्स के अंदर। ठीक है। तो जब लेटर ये हमारे पास 2 नए आइसोटॉप्स आए तो प्रॉब्लम हो गई कि अब हम जो ऊपर ले रहे थे, ऊपर हम किसको ले रहे थे, प्रोटियम को, कि अब हम प्रोटियम को लें, ड्यूटेरियम को लें या ट्राइटियम को लें। इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, सारा कुछ मैस हो गया। तो कुछ साइंटिस्ट ने फिर सजेस्ट किया लिव इट, हाइड्रोजन को छोड़िए एंड लेट अस सेटल ऑक्सीजन एज अ स्टैंडर्ड। तो हाइड्रोजन के स्टेप के बाद, हाइड्रोजन वाज द फर्स्ट स्टेप और इसके सेकंड स्टेप के ऊपर ऑक्सीजन को मान लिया गया कि उसको हटाइए। हाइड्रोजन के अंदर 3 आइसोटॉप्स आ गए हैं तो हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। ओके, तरीका बिल्कुल सेम। लेकिन अब आपको पता है ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16। ठीक है। तो अगर 16 का मुझे 1 यूनिट बनाना हो तो मैं क्या करूंगी 1/16, तभी AMU बनेगा ना। तो रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर आएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट जिसका आप पता करना चाहते हो डिवाइडेड बाय 116 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या होगा 1/16 इंटू 16, आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब यही हुआ ना 1/16 इंटू 16, तो कैंसिल होके क्या आ गया 1, जैसे हाइड्रोजन में आया था। तो इसका स्टैंडर्ड भी क्या हो गया 1। तो इन्होंने, अब एग्जांपल देख लेते हैं, लेट इट बी नाइट्रोजन। मुझे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है। फॉर्मूला, रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1/16 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना आया 14 डिवाइडेड बाय 1/16 इंटू 16, 16 से 16 कैंसल, आंसर क्या आया 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। हमने ऑक्सीजन के साथ भी कंपेयर किया तो ऑक्सीजन को मास होता है 16 ग्राम, लेकिन मुझे चाहिए 1 यूनिट, तो हमने क्या किया 16 को 1/16 कर दिया, तो दैट बिकम्स 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स आ गए O17 एंड O18। तो
अब फिर से प्रॉब्लम आ गई कि ऑक्सीजन को किस तरीके से एज अ स्टैंडर्ड हम यूज करें, बिकॉज इट इज हैविंग O16। अब देखिए O8 16, O8 17, O8 18, ये 3 आइसोटॉप्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इसको यूज कर रहे थे, लेकिन जब ये दोनों भी तो हैं, तो अब इसको करें या इसको करें, इट अगेन क्रिएटेड अ प्रॉब्लम कि ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड हम क्यों लें। तो जैसे हाइड्रोजन को डिस्कार्ड किया था, उसी तरीके से ऑक्सीजन को भी छोड़ दिया गया। और नाउअडेज जिस स्टैंडर्ड को हम अब यूज कर रहे हैं, ये 1961 में अप्रूव किया गया था। इट वॉज अप्रूव्ड इन 1961। तो तब से लेके हम इसी को यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज कार्बन स्टैंडर्ड, सेम ऑक्सीजन की तरह। अब कार्बन का एटॉमिक मास कौन सा है? C12। तो 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। तो किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव मास किसके बराबर होगा? उसी एलिमेंट की 1 एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। अगेन देखिए नाइट्रोजन का एग्जांपल। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कार्बन। तो कितना आया? 14 डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आ गया? 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट वी यूज्ड 3 स्टैंडर्ड्स, और उन तीनों स्टैंडर्ड्स में से हम नाउअडेज कौन से स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं? दैट इज कार्बन स्टैंडर्ड। अब कार्बन स्टैंडर्ड यूज करने का एक और बेनिफिट है हमारे पास कि नेचर के अंदर C12, C13 एंड C14 these are isotopes of carbon। लेकिन ये जो C12 है, it is present 98.89% in atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन 12 वाला जो आइसोटॉप है, उसकी कंपोजिशन है 98.89%। तो बाकी आप देख लीजिए 1 पॉइंट समथिंग बची, तो वो इन दोनों की है। मीन्स C12 इज इन लार्ज अबंडेंस, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, therefore can be used as standard। इसको एज अ स्टैंडर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूज किया गया। और अब जो हम बात करेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक मास, तो ये तो था रिलेटिव मास कि हम एक रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, उसकी एक एटम का एटॉमिक मास हम किसके बराबर लेते हैं? इट इज इट्स एटॉमिक मास विथ रेफरेंस टू 1/12 ऑफ कार्बन, और कौन सा आइसोटॉप? C12, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, और कौन से वाला? C12। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, और कौन सी वाली? C12, ठीक है। मैंने यहां वर्ड लिखा है एवरेज। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लिखते हो आप लोग? 35.5। क्यों? क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स। क्लोरीन के हैं 2 आइसोटॉप, कौन कौन से? क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। अब या तो हम 35 लें या क्या लें? 37। तो इन केस ऑफ सर्टन एलिमेंट्स विच आर हैविंग मोर देन 1 फॉर्म, मीन्स इनके आइसोटॉप्स हैं, हम निकालते हैं एवरेज मास। कैसे? अब मेरे पास क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, और इनकी रेशो रहती है नेचर में 3:1। तो इसका जो एवरेज मास है, एवरेज मास ऑफ क्लोरीन किसके बराबर आएगा?
इस क्लोरीन का मास कितना है 35 मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेशो, प्लस इस क्लोरीन का कितना है 37 मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेशो एंड डिवाइडेड बाय टोटल रेशो कितनी हो गई 3 + 1। तो ये आ गया 3 5 = 15 105 प्लस 37/4, तो इट विल बी 37 + 5 142/4। तो देखिए कितना आया 4 3 = 12, 2 कैरी हुआ, तो ये हो गया 22, 4 5 = 20, फिर 4 5 = 20। तो आपको ये देखिए मास ऑफ क्लोरीन कितना आ गया 35.5। तो ये दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। तो जो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लोरीन को प्लेस मिली है एट द पोजीशन ऑफ 17th इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, तो वो 35.5 है, क्योंकि इसके दो आइसोटॉप्स हैं, एक का मास है 35 और एक का मास है 37। देखिए ये मैंने 3 और 1 ही क्यों लिया, ये इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। 3:1 का मतलब ये है दैट इट इज 3, दिस इज 1, मीन्स 75% रहता है 35 वाला क्लोरीन और 25% रहता है 37 वाला नेचर के अंदर। वेन एवर यू आर गेटिंग, लेट इट बी 100 मॉलिक्यूल्स आपने लिए, तो उसमें से 75 जो हैं वो 35 वाले के होंगे और जो 25 मॉलिक्यूल्स है वो कौन सी क्लोरीन के होंगे, क्लोरीन 37। This is the meaning of 3:1, means 75% chlorine 35 and 25% that is chlorine 37। तो हम इसको रेशो में कर लेते हैं कन्वर्ट, 25 3 = 75, तो 3:1 आ गया। तो फिर एवरेज मास निकालने के लिए जितनी इसकी रेशो है मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, इसकी रेशो मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, फिर दोनों का टोटल के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आप अगर कार्बन का कैलकुलेट करते हो तो वो भी ऐसे ही आएगा। अब सिर्फ क्लोरीन में ही नहीं, जितने भी एलिमेंट जिनके पास उनके आइसोटॉप्स हैं उनको आप क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C12, C13 एंड C14। C12 की अबंडेंस मींस परसेंटेज कितनी है 98.89%, C13 की है 1.108% और C14 की है 2 × 10⁻⁻10%। ठीक है, और इनके एटॉमिक मासेस आपको पता है, 12 का मतलब 12, 13 का मतलब 13, 14 का मतलब 14। अब देखिए आपको एवरेज मास निकालना है, ठीक, कैसे करेंगे, इसकी परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक मास प्लस ये परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय जो हमारी टोटल परसेंटेज हो। तो 98.89 × 12 प्लस 1.108 × 13 प्लस 2 × 10⁻⁻10 × 14 और टोटल परसेंटेज कितनी आएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, किसके बराबर होगा ये 100% के बराबर। ठीक है ना, उसमें भी क्या था क्लोरीन वाले में 75 + 25 तो 100 ही था, तो यहां पे भी परसेंटेज का टोटल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करके आपने मुझे आंसर भेजना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगी और ना ही मैं ग्रुप के अंदर लिख के डालूंगी, मैंने वीडियो में बता दिया, वीडियो देखकर आप लोगों ने इसका आंसर निकाल के मुझे नोट्स में लिख कर भेजना है। ओके, नाउ आप लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ लिया, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया। नाउ अ न्यू टर्म, दे आर एक्चुअली इंटररिलेटेड, ग्राम एटॉमिक मास। अभी तक आप मास को एक्सप्रेस कर रहे थे AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, जब आप रिलेटिव मास निकालते हो। अब आप AMU को हटाकर सिंपली ग्राम्स लगा देंगे। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर। एग्जाम्पल देखें, आप एकदम से उसको क्लियर कर जाओगे। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के अंदर। दिस इज नाइट्रोजन,
ठीक है। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना 14 AMU, और आप सिंपल इसको लिखेंगे 14 यूनिट्स। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास it will be equal to 14 grams. Simple. Similarly, it is oxygen. तो ऑक्सीजन का relative atomic mass कितना हुआ 16 atomic mass unit और 16 units, और इसका ग्राम atomic mass simply 16 ग्राम। I think concept is clear. अब ये तो एटॉमिक मास, और हम हर जगह एटम यूज नहीं कर सकते, तो अब हम देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब किसी भी मॉलिक्यूल के मास को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जितनी भी एटम्स हैं उन सबको टोटल करना पड़ेगा, उनके एटॉमिक मास को, और उन एटम्स का एटॉमिक मास किसके साथ जुड़ा हुआ है, C12 के साथ। तो gram molecular mass is the average relative mass of its molecule as compared to mass of carbon atom C12 taken as 12 units. इसकी रहती है 12 units, और जब आप इसका मास निकालते हो एटम्स का तो कैसे निकालते थे 1/12 करके। तो मॉलिक्यूलर मास को भी हम C12 के साथ ही कंपेयर करते हैं, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यहां फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल H2O, ठीक, इट्स अ कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो अब मैं इसका लिखूंगी मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आया, कितनी हाइड्रोजन हैं 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास 1 प्लस आगे क्या है ऑक्सीजन एक ही है 16, कितना हो गया 2 + 16 इक्वल टू 18 ग्राम्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा 1 कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 2 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 12 + 32 इट विल बी 44 ग्राम्स। लेट अस हैव सम बिगर मॉलिक्यूल C12H22O11, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन कितना 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12 इंटू 1, ऑक्सीजन कितने हैं 11 इंटू 16, तो कितना हो गया 12 12 144 प्लस 12 प्लस 11 6 66, 11 1 and 6 176, और आप इनको टोटल कीजिए, it will come out to be 342 grams. C6H12O6, this is sucrose, this is glucose. इसका देखते हैं, तो इसका molecular mass it will be equal to how many carbons 6 into 12 plus 12 hydrogens multiplied by atomic mass of hydrogen, that is 1, plus 6 into atomic mass of oxygen, तो it will be 72 plus 12 and 6 6 36, तो इनको आप टोटल करेंगे it will come out to be 180 grams. ओके, HCl, तो इसका मोलर मास it will be equal to hydrogen 1, chlorine 35.5, it will be 36.5 grams. इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपकी होममेट मैं यही लिख रही हूं साइड में, आपको किस किस मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकाल के मुझे नोट्स में लिख के भेजना है। टेक इट NaCl, CaCl2, CaOH twice, CaCO3, AlCl3, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो ये हो गए 6। मुझे इन 6 के 6 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास चाहिए जो आप मुझे नोट्स में लिख के भेजेंगे।
टू कंपाइल द टॉपिक जो हमने आज किया है, लेट्स रिकैप्चुलेट. एटम, it is the smallest particle of an element which may or may not have independent existence. अब जब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की, तो इसके अंदर मेनली नोबल गैसेस आती हैं. फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, जीनॉन है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, डज नॉट एग्जिस्ट. सिंगल ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट. सिंगल नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट. सिंगल क्लोरीन डज नॉट एग्जिस्ट. कैसे एग्जिस्ट करती हैं? हाइड्रोजन एज H2, ऑक्सीजन एज O2, नाइट्रोजन एज N2 एंड क्लोरीन एज Cl2. ठीक है, अब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. अब मैं यहां सब्सटेंस की बात करूंगी क्योंकि अब ये सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? इट मे बी एन एलिमेंट और कंपाउंड which is capable of independent existence. It is capable of independent existence. For example, hydrogen, nitrogen, oxygen, chlorine, fluorine, H2O, CO2, C6H12O6, etc., etc., etc. ओके, अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, टाइप्स. अब मॉलिक्यूल कितनी तरह के हो सकते हैं? ये तो चलो इनकी डेफिनेशन हो गई. मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली. एक है होमो एटॉमिक और दूसरे हैं हेटेरो एटॉमिक. ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक मींस सेम एटम्स. इसके अंदर होंगी सेम एटम्स और इसके अंदर क्या होंगी? डिफरेंट एटम्स. तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन हुए? द मॉलिक्यूल्स which have same atoms combined together. Same atoms combined together. For example, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में क्या है? HH जुड़े हैं, क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन जुड़े हैं, O2 आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, एटसेट्रा. तो दीज आर होमो एटॉमिक. एक जैसी एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना रही हैं. अब देखिए हेटेरो एटॉमिक. दीज मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स which have different atoms combined together. They are called heteroatomic molecules. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल H2O. अब देखो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ गया. CO2 इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन आ गया. C6H12O6 तो इसके अंदर कौन कौन आ गया? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. चलिए सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर आ गया सोडियम एंड क्लोराइड. CaCl2 इसमें आ गया कैल्शियम एंड क्लोरीन. तो मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरह के हैं, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक. और इनका जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया है उधर
जितनी एटम्स जुड़ी होंगी मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, प्लस आगे जितनी एटम्स होंगी मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये थी रिकैप्चुलेशन ऑफ द कंसेप्ट एटम मॉलिक्यूल डिराइव्ड आफ्टर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आज आपने सीखा रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, देन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और किसी भी मॉलिक्यूल का मास हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास निकालने की टेक्निक है ये हमें हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर बहुत हेल्प करेगी, एंड दैट इज मोल कंसेप्ट। तो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। तब तक